हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से बढ़िया एकदम पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो एज यू नो कि डेली आपकी क्लासेस लेकर आती हूँ मैं पॉलिटी की शिवाज बुक की। तो ये उसी सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले आपकी 21 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने लास्ट हमारे जो 21 लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया है जाके एक बार पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपनी पॉलिटी को खत्म करने के एकदम लास्ट एज पे खड़े हैं, खत्म होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है अब। आज हम बात करेंगे आपके संविधान संशोधन की। पहले तो हम ये देखेंगे कि आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी कि संविधान संशोधन होता क्या है और होते कैसे हैं, किस किस तरीके से बिल लाया जाता है, फिर वो एक्ट बनता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनसे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम चैप्टर 8 की बात करेंगे जिसमें हम संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं। अब देखते हैं हम संवैधानिक संशोधन क्या होता है। तो आपको पता होगा हमारा संविधान, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, कोई भी जैसे कोई किताब बना रहे हो, अब वो जो उस वक्त बनी थी तो उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और रही होगी, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस करने ज़रूरी थे कि जो आगे चल के जैसे पता है हमको लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं, देश का बहुत सारी चीज़ें देश के अंदर बदलेंगी, लोग सोसाइटी चेंज होगी, सोचने का तरीका चेंज होगा, रहने का तरीका चेंज होगा, मतलब बहुत सारी चीजें मैं कहूँ ओवरऑल चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए उस वक्त हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने सोचा कि इस संविधान को रिजिड नहीं बनाना। ऐसा नहीं कि इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं किए जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसे बहुत सारे बदलाव की जरूरत पड़ेगी, नियम कानूनों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज बदलेगा। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के अंदर संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है कि आप संविधान को जरूरत के हिसाब से जो उसमें पहले चीजें गई थी उनको आप बदलाव कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन की अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 368 यानी कि 368 के अंदर संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि आर्टिकल 368। अब हम बात करें संविधान का संशोधन आपका 3 प्रकार से देखने को मिलता है। कैसे? 3 प्रकार से। एक होता है हमारा सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी के साथ, एक होगा स्पेशल मेजोरिटी प्लस उसमें आपको स्टेट्स की भी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, कुछ ऐसे प्रावधान में अगर बदलाव करना है जो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उतना ज़्यादा उनके बदलाव करने से मतलब चीज़ें नहीं चेंज होंगी। ठीक है, उतना असर नहीं होगा। मैं कहूँ जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तब उन चीज़ों को समझेंगे कि कौन से लेस इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको हमने सिंपल मेजॉरिटी से बदलाव के लिए रखा है, और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि कहीं ना कहीं वो देश का अगर फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहे हैं, बहुत बड़े ऐसे प्रोविजंस हैं, अगर उनको बदलाव जाएगा तो उसमें स्टेट की रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान को कैसा कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो आपका रिजिड भी है, वो हमारा फ्लेक्सिबल भी है। अब वहीं मैं बात करूं, देखो कंपैरिजन मोड में अगर समझेंगे तो एक तरफ हमारा कंपैरिजन लेंगे हम किससे, यूएसए से, एंड दूसरी साइड हमारा क्या है, ब्रिटेन है। यूएसए का संविधान कहा जाता है ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, रिजिड है, बहुत ही ज्यादा रिजिड कठोर है। और वहीं जो ब्रिटेन का संविधान है ये बहुत ज्यादा कैसा है, ये हमारा फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला है। बट हमारा संविधान जो है ना तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना बहुत ज्यादा रिजिड है, बिल्कुल बैलेंस क्रिएट करता है। यूएसए के संविधान संशोधन अगर आपको करना है तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और बहुत ही कम बार संवैधानिक संशोधन देखने को मिले हैं यूएसए में। वहीं मैं ब्रिटेन की बात करूं तो इतना ईजी है भाई, पार्लियामेंट में बैठ के लोग बहुत आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं, इवन वो इट कैन चेंज अ मैन इनटू अ वुमन, वो जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। इतना मतलब सिर्फ एक कहावत है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे बात करें, हमारे रिजिडिटी भी है और हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, कठोरता भी है, लचीलापन भी है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत के साथ आप बदल दे रहे हो, वो दिखा रहे हैं कि हमारा संविधान लचीला है। कुछ ऐसे हैं जो आपका
क्या मांग रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी मांगेंगे, मतलब स्पेशल मेजोरिटी भी मांगेंगे, उसके साथ ही आपका स्टेट्स की रेटिफिकेशन अनुमति भी मांगेंगे 50% स्टेट्स की। ये दिखाता है कि कठोरता भी है, इतना आसान भी नहीं है। तो वो प्रोविजन टू प्रोविजन वेरी करता है कि कौन सा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन कितना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के साथ, और एक बात और बता दूं कि सिंपल मेजोरिटी के साथ जो हमारे संविधान में बदलाव किए जाएंगे उनको अभी संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। अब आपको लग रहा हो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रही है। आपको याद होगा जब मैं आपको बता रही थी, जब मैंने पढ़ाया था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कि किस तरीके से हम नया राज्य बना सकते हैं, राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी बाहर की टेरिटरी को अपने में मिला सकते हैं। ये जो चीजें हम कर रहे थे ये हमारा संवैधानिक संशोधन के अंदर नहीं आ रही थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक, तो वही चीज है वो, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी के साथ जो भी बदलाव करे जाएंगे संविधान में वो हमारे संवैधानिक संशोधन में नहीं आएंगे। ओके, अब आ जाता है, अब हमारी असली बात शुरू होती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत के साथ, इसको साधारण बहुमत बोलेंगे। विशेष बहुमत से क्या होगा, ये जो है प्रोविजंस नॉट विद इन द फर्स्ट कैटेगरी, जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे वो विशेष बहुमत के साथ पास होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। यहाँ मैंने ये वाले जो चीज़ें होती हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, ये पहले आपको कभी समझाया नहीं है, तो उसको हम समझा देते हैं। अगली स्लाइड्स में अच्छे से लिखा है, हिंदी वाले बच्चों को भी समझ आएगा, तो यहाँ से जस्ट पढ़ के चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझा दूंगी। फिर आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स। इसमें क्या होगा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज ला रहे हैं, जो भी प्रोविजंस चेंज करने पे, उसमें आपको स्टेट्स की भी परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें कितना, हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। अब हम देख लेंगे सिंपल मेजोरिटी होता क्या है। सिंपल मेजोरिटी में क्या है, संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजोरिटी यानी कि हमारा 51%, कितना, 51% से पास कराना पड़ेगा प्रेजेंट इन वोटिंग। समझ आ गया, 51% बस जरूरी है। उसके बाद ये अनुच्छेद 300 आर्टिकल से बाहर होते हैं। इसमें सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह ही माना जाता है और इन पर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। रिमेंबर इट। तो इतना याद रखिएगा कि जो हमारा 51% की मेजोरिटी पे जब पास हो जाएगा तो वो हमारा सिंपल मेजोरिटी है और यही जरूरत है इसको पास करने के लिए। अगला देख लेते हैं, अब आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत। तो ये संसद के दोनों सदनों से पास होगा और क्या, कुल सदस्य का बहुमत, यानी कि टोटल जो हमारा क्या है, टोटल जो आपकी मेंबरशिप है, जितने भी सदन की टोटल मेंबरशिप होगी, हर सदन की अलग अलग अपना, उसका बहुमत, यानी कि टोटल मेंबरशिप अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 500 मेंबर है, ठीक है, इसका बहुमत कितना हो जाएगा, इसका बहुमत हो जाएगा हमारा 500 का आधा करेंगे 250, 251, ठीक है, इतना चाहिए। उसके बाद उसके साथ ही क्या होगा, प्लस उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, क्योंकि आपको पता हो जब हमारा सदन के सत्र चल रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि हर दिन सारे मेंबर ही हमारे अटेंड करेंगे उसको, कोई नहीं, कुछ मतलब कई बार ऐसा होगा कि हमारा कुछ मेंबर्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो जितने भी प्रेजेंट हैं, अब मान के चलो कि किसी दिन हमारा कितने लोग प्रेजेंट है, किसी दिन आपका 450 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट है, मतलब कि उस दिन जो आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पार्लियामेंट की, उसमें इतने लोगों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। अब इसका 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, कितना, 2/3, इसकी 2/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 300, यानी कि अब इन दोनों में से देखो बच्चों, जो ज्यादा होगा उससे पास कराया जाएगा उस मेजोरिटी से। तो इस केस में आपका क्या है, हमारा कौन सी ज्यादा है, 400 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी कि कम से कम आपके 300 लोगों ने वोट किया हो तो आपका वो पास माना जाएगा। अब आप सोचोगे कई दफा ये कम भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 300 लोग ही अगर उपस्थित हुए, अगर फॉर एग्जांपल 300 लोग उपस्थित हुए तो इसका 2/3 कितना निकलेगा, इसका 2/3 आपका सिर्फ 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 200 तो कुल मेजोरिटी की का जो आधा बनेगा, और आधे से और एक ज्यादा, उससे तो कम है, तो उस केस में कम से कम इतने वोट माने जाएंगे कि चाहिए ही चाहिए। आगे मतलब जो ज्यादा है उसको मेजोरिटी मान के हम पास करेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अधिकांश संवैधानिक प्रावधानों पर यही लागू होता है जिनमें फंडामेंटल राइट हो गए, आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल हो गए, ऐसी चीजों को अगर आपको चेंज करना है तो आपके लिए
क्या 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। ठीक है, सॉरी 2/3 नहीं, मतलब टोटल मेंबरशिप का बहुमत, उसके साथ ही 2/3 बहुमत भी, दोनों। अब फॉर एग्जांपल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, जिसमें क्या किया गया था, आपका शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। जब ये पास किया गया था तो हमारी इसी मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको पास कराया गया था। ओके, अगला देख लेते हैं कि विशेष बहुमत प्लस राज्य की विधानसभाओं का भी इसमें क्या स्वीकृति चाहिए होगी। कम से कम आधे राज्य सभाओं द्वारा अनुमोदन, जैसे 28 स्टेट्स हैं, अगर 28 स्टेट्स हैं तो उसमें कम से कम आपके 14 स्टेट्स पास करने चाहिए उसको। क्या उस जब वो बिल जाएगा वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में, तो कम से कम 14 स्टेट्स उसको पास करने चाहिए, आधे। ठीक है, ये कब होता है, ये तब माना जाता है कि फेडरल, जहां पर कोई भी हमारा संघीय ढांचा हमारे संविधान का, उसमें कोई भी संशोधन या बदलाव किया जा रहा हो। तो उसमें क्या है, पहले तो हम हाँ, इसमें भी पार्लियामेंट में तो वही प्रोसीजर रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो हमारी जो आपकी राज्य की के विधानमंडल है, वहां पर भी ये जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, आपको पता होगा राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हमारे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर से भी वोट करते हैं, आपको याद ही होगा। ठीक, तो यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। अब उनके चुनाव की प्रक्रिया में अगर आप बदलाव करोगे, फॉर एग्जांपल आपने कल को उठा के बोल दिया कि अब से जो है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के जो वोट करते थे आपके इलेक्टेड, वो वोट नहीं करेंगे, तो यानी कि क्या करा आपने, स्टेट्स की पावर को कहीं ना कहीं आपने कम कर दिया ना। तो उस चीज में क्या होगा कि वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बना के दिया है, उसमें आप बदलाव कर रहे हो, तो उसके लिए आपको स्टेट्स की भी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगला जैसे संघ और राज्यों के कार्यकारी अधिकार हो गए, संघ शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जैसे हो गई, संघीय न्यायपालिका हो गई, साथ ही हमारी 7th जो शेड्यूल है यूनियन लिस्ट, जैसे कुछ हमारे इस विषयों को उठा के आपने देखा था ना, पहले हमारे यूनियन लिस्ट में कम थे तो वो नंबर बढ़ गया, स्टेट लिस्ट में जितना नंबर था वो घट गया, तो वो भी जब चेंजेस करे हैं तो इसी तरीके से किए जाते हैं। पहले उठाएंगे यहाँ से, अगर इसमें डालने हैं, इससे इसमें डालने हैं, तो आपको स्टेट्स की भी आधे स्टेट से पास कराना पड़ेगा उसको। ठीक है, जो आपके रिलेशन होंगे किसके बीच में, संघ और राज्य के बीच में, विधायी संबंध, संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके, संशोधन की प्रक्रिया स्वयं, और एग्जैक्टली अगर स्वयं आपको आर्टिकल 368 में भी बदलाव, अब आपको पता है जो हमें बदलाव के नियम बता रहा है आर्टिकल, उसी को बदलाव कर देकर को संसद उठ के कि भाई स्टेट का रेटिफिकेशन कल से खत्म, किसी भी प्रोविजन में को बदलाव में हम किसी भी बिल लाएंगे, कोई भी अमेंडमेंट एक्ट लेकर अमेंडमेंट बिल लाएंगे, उसमें क्या है, चाहे वो संघीय ढांचा को ही क्यों ना बदल रहा हो, लेकिन हम स्टेट से जाके, राज्यों से जाके उनकी स्वीकृति नहीं लेंगे। कल को यही बदल दिया उठा के, तो अगर इसको भी बदल रहे हो तो भी आप क्या है उसमें स्टेट्स की परमिशन स्वीकृति लेनी होगी आपको। जैसे कि हमारा जीएसटी हो गया, इसका एग्जांपल मान के देख लो आप, उदाहरण गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, जिसमें हमारा क्या 101वां संवैधानिक संशोधन देखने को मिल जाता है, जीएसटी लेकर आए थे। ठीक है, काफी स्टेट्स में इसका विरोध भी किया था, लेकिन अगर सोचो इस टाइम पता है ऐसे प्रोविजंस को बदलाव करने में फायदा हो जाता है अगर सेंटर पे फॉर एग्जाम्पल एनडीए की गवर्नमेंट है। अब अगर बहुत सारे राज्यों में एनडीए की गवर्नमेंट है तो वो आराम से पास करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब अलग किसी सरकार की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ना एक आप लोगों के लिए सवाल है कि कितने प्रदेशों में आपको बीजेपी की सरकार देखने को मिलती है, एनडीए की बीजेपी की गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा, अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ हमने देख लिया कि किस तरीके से हम संवैधानिक संशोधन करते हैं। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन किया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसमें 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला सिंपल मेजोरिटी के साथ, जिसमें आपका क्या है
सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत की जरूरत होती है 51% की। और फिर आ जाता है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी, जिसमें टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप की बहुमत, और साथ ही 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग आए हैं और वोट किया है उनकी। ठीक है, जिसमें से दोनों ज्यादा हो, उससे उतने वोट्स आपको चाहिए। और तीसरा हमारा था कि आपको विशेष बहुमत के साथ साथ 50% स्टेट्स की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं हम कि जो आपके इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे, हमारे बने हैं, उनमें देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे बदलाव करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ही संविधान संशोधन से। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1951 में ही देखने को मिल गया था। देखो, संविधान हमारा बस बना ही था, लागू हुआ था, बवाल देखने को मिल गया। क्योंकि आपको पता हो कि कुछ लोगों के पास पहले हमारे जमींदारी जैसी चीजें देखने को मिलती थी, तो कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है, कुछ के पास बहुत ज्यादा है। और अब सरकार को क्या करना था? सरकार को कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट भी करना था। अब डेवलपमेंट के लिए सरकार को जमीन चाहिए, कहीं से रोड निकलना है ना, रोड्स बनाना है कहीं पे, तो अब रोड बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, तो भाई जो लोग वहां पे खेती कर रहे हैं उनको तो ऑब्जेक्शन होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ गई थी। और प्रॉपर्टी का राइट जो है वो हमने मौलिक अधिकार बना रखा था। तो मौलिक अधिकार अगर आप किसी से छीन रहे हो तो भाई वो कोर्ट चले जा रहे थे और कोर्ट रिट जारी कर दे रहा था, है ना। तो ऐसी सारी चीजें देखने को मिल रही थी। फिर हमारा क्या हुआ, 1951 में पहला ही संविधान संशोधन आ जाता है। अब इसमें देखते हैं क्या करें। इसमें ऐड किया गया था हमारा 9th शेड्यूल जोड़ा, ताकि भूमि सुधार कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर रहे। देखो 9th शेड्यूल क्या होता था, 9th शेड्यूल एक जोड़ा गया, जिसमें क्या है, 9th शेड्यूल में अगर कोई सा भी आपने चीज डाल दी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज डाल दी, तो अब वो जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गई। आपको पता होगा कि कोई भी कानून बनता है तो उसकी प्रॉपर न्यायिक समीक्षा होती है। हमारा जो कोर्ट्स है उसको देखेंगे कि क्या असंवैधानिक तो नहीं है। अगर असंवैधानिक हुआ तो उसको नल एंड वॉइड खारिज कर दिया जाता है। अब संसद एक और, भाई संसद अपना पूरा ब्रह्मास्त्र लेकर आई, उसने बोला अब हम एक शेड्यूल बनाते हैं। अब इस शेड्यूल में जितने भी कानून बना के डाले जाएंगे ना, वो न्यायिक समीक्षा ही नहीं करने देंगे, हम उससे ही बाहर कर देंगे। ठीक है, देख रहे हो दिमाग, मतलब लूप होल्स को कहीं ना कहीं इन्होंने पहले से ही निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, जोड़ा ताकि भूमि सुधार, अब इसमें क्या है, भूमि सुधार कानून जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिए। आर्टिकल 29 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए, जो हमारे 19 के अंदर मौलिक अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 31A और 31 जोड़े गए। बेसिकली वही कुछ भूमि सुधार करने थे जिसके लिए जरूरी था, नहीं तो लोग अपना मौलिक अधिकारों की डिमांड में कोर्ट पहुंच जा रहे थे। तो भूमि सुधारों के लिए बेसिकली ये लाया गया था, याद रखिएगा फर्स्ट हमारा। अब 7th पे देख लेते हैं हम। 7th 1956 में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया कि अब से जो है हमारे भाषा के आधार पर आपके स्टेट्स का गठन किया जाएगा। आपको याद हो कि बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी कि अब जो है प्रदेशों का गठन स्टेट्स के आधार, भाषा के आधार पर क्यों न किया जाए। फिर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, काफी बवाल देखने को मिल रहा था, जिसमें पोटी श्रीमल्लू जो थे हमारे, उनकी डेथ भी हो गई थी। फिर बहुत ज्यादा वायलेंट चीजें होने लगी थी। तब समझ आया सरकार को कि अब कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक आधार पे राज्य को घोषित कर दिया। जब पहला बना दिया तो भाई बाकी स्टेट्स भी चुप होने वाले तो नहीं थे। तो फिर हमारा प्रॉपर एक्ट आया गया कि अब से ठीक है, भाषाई आधारों पर राज्यों का हम पुनर्गठन करेंगे। पुनर्गठन मतलब कि पहले आपके जो राज्य थे वो पार्ट करके डिवाइड थे, 4 पार्ट्स बने हुए थे कि पार्ट ए की श्रेणी में ये राज्य, बी की में ये, तो अब उन श्रेणियों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही हाँ एक चीज और बता दूं, हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये आया था कि पहले एक राज्य के लिए हर राज्य को अलग अलग गवर्नर होता था। ठीक है, तो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये भी बोल दिया कि एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्य के लिए भी हो सकता है। दूसरी चीज, पहले हर स्टेट से यूटी के लिए क्या था कि भाई एक हाई कोर्ट होगा, बट इसने बोल दिया कि एक हाई कोर्ट आपका एक से ज्यादा स्टेट यूटी क्षेत्र अधिकार के को कवर कर सकता है। तो ये 2 और आए थे। 10th की बात करूं तो 10th में हमारा दादर नागर हवेली को भारत की में सम्मिलित किया गया, क्योंकि पहले आपको पता है ये कॉलोनियल टेरिटरीज थी। और यहाँ पे कौन थे हमारे, बताओ, पुर्तगीज थे, कौन थे। ठीक, 12th आ जाता है 1961 में। सेम इसमें गोवा, दमन एंड दीव को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया था।
21 आ जाता है 1967 में। इसमें क्या है, सिंधी जो आपकी लैंग्वेज थी उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, सिंधी लैंग्वेज। अब ये पहली लैंग्वेज थी जो दोबारा से जोड़ी गई। करंटली कितनी देखने को मिलती है, 22 है, कितनी है, ठीक है 22 लैंग्वेज है, कितनी है हमारी 8th शेड्यूल में। अच्छा करंटली छोड़ो, करंटली देख लिया। अब आप ये बताओ कि जब हमारा संविधान बना था, ओरिजिनल संविधान में कितनी आपकी लैंग्वेजेस थी, कितनी हमारी 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती थी। 24वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1971 में लाया गया था। इसमें क्या था, संसद को संविधान के किसी भी भाग को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है संशोधित करने का अधिकार। ठीक है, पहले क्या क्या बोला था कि पहले हमारा केस आया था, पहले आपका कोर्ट ने बोला कि हमारा जो है संविधान जो आपकी पार्लियामेंट है, संसद है, वो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। क्या मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति नहीं है। फिर ये 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, इसने बोला कि संसद किसी भी संविधान के भाग को बदल सकती है भाई, और मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधियों पर सहमति अनिवार्य है। अब मैं बताती हूँ कि जब संवैधानिक जो आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, फॉर एग्जांपल वो हमारे संसद के दोनों सदनों से अगर पास हो गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, उसके बाद जब वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो राष्ट्रपति जी को अनिवार्य ही है कि वो उस पर साइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो दोबारा से उसको, वो ना ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही दोबारा से उसको रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं, इतना याद रखिएगा। और एक चीज और बता दूं कि हमारा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आते हैं, इन पर आपका ज्वाइंट सिटिंग जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्या ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है, आपको याद हो तो मैंने बताया मनी बिल में भी आपकी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक, और हमारा संवैधानिक संशोधन बिल में भी नहीं हो सकती, तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। दूसरी और चीज कि यही एकमात्र ऐसा बिल होता है जिसको एक्ट बनाने की पावर आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों पे बराबर होती है। क्या, दोनों की बराबर होती है। यहाँ पे राज्यसभा के से ज्यादा पावर लोकसभा के पास नहीं है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा बोल रहा है 25वां संविधान संशोधन, ये 1971 में लेकर आया गया था। इसने क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया, कुछ मामलों और मुआवजा वैकल्पिक कर दिया, बाद में निरस्त। 25वां संविधान संशोधन जब आया 1931 में, तो अब इसने क्या किया, जो आपका संपत्ति का अधिकार पहले जो मौलिक अधिकार था उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया। क्या, रेस्ट्रिक्ट किया। इसलिए बोला कि हम आपकी संपत्ति को ले लेंगे, अगर जरूरत पड़ी सरकार को तो वो आपकी संपत्ति को ले लेगी, लेकिन वो क्या करेगी कि कुछ मामलों में आपको मुआवजा भी प्रोवाइड कर देगी, लेकिन मुआवजा भी वैकल्पिक है, मतलब ऑप्शनल है। सरकार चाहे तो देगी, नहीं चाहे तो नहीं देगी। देख रहे हो आप, मतलब जमीन हड़पने की यहाँ से कोशिश हो गई थी, लेकिन वो जरूरी भी था क्योंकि देश में डेवलपमेंट करना है। अब आज ही देखो हमारे यहाँ पे कितने एक्सप्रेस वे बनते हैं। जैसे मैं बताऊँ, मेरे यहाँ पे पर्टिकुलर मेरे गाँव से जहाँ हमारी जमीन है वहां से गंगा एक्सप्रेस वे निकल के गया है। ठीक है, उसके बाद सर्किल रेट के हिसाब से ये लोग पैसा देते हैं। ठीक, तो हमारी भी कुछ ज़मीन उसमें गई थी जिसका कुछ पैसा मिला था, मतलब नॉट डेट मच, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं दिया था, ठीक ठाक था। और लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्किल रेट्स होते हैं भाई, लोग बन जाते हैं। ये आप हरियाणा जो वगैरह हो गए, यहाँ पे हरियाणा के लोग इतने पैसे वाले क्यों हो गए, उनके यहाँ से हाईवे निकले हैं, हाईवेज में सबकी ज़मीन गई है भाई, करोड़ों रुपए आया है उनके पास। ठीक है, तो वही अगर देने को मना करें तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वही वाली चीज़ है, मुआवजा भी वैकल्पिक कर दिया। लेकिन मैं बता दूं कि बाद में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटा ही दिया गया है, बिल्कुल बाद में निरस्त कर दिया। अब आ जाता है हमारा 26वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में आया था। इसमें प्राइवेट पर्सन्स और पूर्व शासकों के विशेष अधिकार खत्म कर दिए। जैसे आपको पता हो, हमारे यहाँ पे पहले राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनाइज किया उस टाइम तक राज्य रजवाड़े थे। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 हिस्सों में बट गया अनफॉर्चुनेटली। तो इन राज्य रजवाड़ों के पास एक चॉइस थी, क्या थी, या तो वही पाकिस्तान में चले जाओ या फिर इंडिया में मिल जाओ। ठीक है,
उस टाइम पे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको ये श्रेय जाता है देश को जोड़ने का। तो उन्होंने क्या किया, इन राजे रजवाड़ों को एक लालच दिया कि भाई हमारे इधर मिल जाओ, भारत की तरफ मिल जाओ, और आपको बदले में कुछ पैसे वगैरह, मतलब एक तरीके से वो मिलता, हर महीने साल जो भी रहा होगा वो मिलता रहेगा, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जब तो देश को जोड़ने की बात थी तो भाई हमने उनको दे दिया लॉलीपॉप जो भी था, कि ठीक है अभी तुम कहीं ना कहीं काबू में आ जाओ, बाद में जब हम स्ट्रांग हो गए कि अब इनकी क्या औकात की देश को से अलग होकर पाकिस्तान में जाने की सोच भी ले, तो उस प्राइवेट जो पल्सेस थे उनको खत्म कर दिया गया कि कोई भी आपको ऐसे विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 30, सॉरी आर्टिकल कहाँ से आ गया यार, संविधान संशोधन 36 की बात करूं मैं 1975 में, इसमें क्या है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या, सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया। इससे पहले वाले आर्टिकल में क्या था, हमारा पूरा स्टेट नहीं बनाया था। 38 में संविधान संशोधन 1975, इसमें क्या है, आपातकाल संबंधी मामलों में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से बाहर घोषित कर दिया गया। ये वही टाइम है जब हमारा इंदिरा गांधी जी राज कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मतलब जो आपको जनरली हमने लास्ट क्लास में देखा ही था कि आपातकाल कैसे लगता है, कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जाके एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि भाई आप क्या है आपातकाल इमरजेंसी लगा दीजिए, फिर वो लगाएंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से बाहर, की अगर राष्ट्रपति को लगा कि ठीक बोली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, तो अब मैं लगा दूंगा, इस पे कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई भी कोर्ट अपना इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी कि ये सही था या नहीं था, उससे बाहर ही कर दिया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अथॉरिटेटिज्म की तरह बढ़ना, मतलब पावर जब ज्यादा आ जाती है ना तो इंसान अथॉरिटेटिव हो जाता है। ठीक है, वही हिटलर वाला हिसाब है ना। तो बाद में लेकिन इसको खत्म कर दिया गया। 39वां 39th, जिसमें देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। ठीक है, बाद में इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, मतलब कि एक ये केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, क्या है इसको रद्द कर दिया गया इस चीज से। यानी कि जो आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, साथ ही प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष के चुनाव है, उनको भी आप क्या है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उनका भी, कि चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई धांधली तो नहीं हुई है, कोई गलत चीजें तो नहीं हुई है, तो उस पर चुनाव अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, समीक्षा नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन बाद में इसको भी हटा दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 42 1976, इसको तो आपको पता ही होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इसमें भाई संशोधन देखने को मिले, बहुत सारे इंदिरा गांधी ने जो भर भर के, कि ये कहा जाता है कि इससे पूरा एक नया संविधान भी बन सकता था, जितने संशोधन हुए हैं, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा जब हम प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल देख रहे थे, तो इस टाइम पे हमारे प्रियम्बल में कुछ नए शब्दों को जोड़ा गया था, 3 नए शब्दों को, सोशलिस्टिक, सेक्युलर और हमारा इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवाद, और सेक्युलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी संप्रभुता, ये हमारे 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी हिंदी कई बार खराब हो जाती है, उतनी भी खराब नहीं है, ये कुछ बहुत फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं है, आई नो, मतलब वो मेरा बैकग्राउंड हिंदी में रहा नहीं है, इस वजह से तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई एम इन द प्रोसेस कि हिंदी मेरी जल्दी से जल्दी थोड़ी अच्छी हो सके, ज्यादा अच्छी। ठीक है, कुछ लोग इस चीज को भी फ्लॉन्ट करते हैं, देखा होगा आपने कि भाई मुझे हिंदी नहीं आती है, सॉरी आई डोंट नो हिंदी। स्पेशली जो साउथ दिल्ली वाली गर्ल्स होती हैं, अगर आप दिल्ली में हो तो दे कांट टॉक इन हिंदी, उनको इंग्लिश में ही बात करनी है। एंड तो वो फ्लॉन्ट वाली चीज़ नहीं है, हिंदी भाई हमारे देश की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, आनी चाहिए, हर व्यक्ति को आनी चाहिए अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हो। ठीक, अगले देखते हैं हम, इसमें क्या हुआ था। संसद का कार्यकाल 6 वर्ष किया, बाद में पलटा, संसद का कार्यकाल ही बढ़ा दिया इन्होंने। अगला, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति समिति और डायरेक्टर प्रिंसिपल फंडा राइट से ऊपर रखा गया। ठीक है, न्यायिक
पूर्वालोकन की शक्ति सीमित की साथ ही जो डायरेक्ट प्रिंसिपल हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको ऊपर कर दिया गया। आर्टिकल 51 के तहत मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के अंदर नहीं थी। पूरा का पूरा ये फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक जो है आपका बाद में जोड़ा गया है, कब, हमारा 1976 में। साथ ही एक चीज और किया गया था कि जो है अगर कोई भी आपका बिल पास होके संसद से जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको ना तो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं और ना ही उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, मतलब उनको पास करना ही पड़ेगा। बट इस चीज़ को बाद में बदला जाएगा, वो भी आपके 40 सेकंड में ही हमारा किया था कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सॉरी हाँ एक बार मैं खुद को करेक्ट करती हूँ कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो आपकी मंत्री परिषद है उसकी सलाह राष्ट्रपति के ऊपर कैसी है, बाइंडिंग है। क्या बाइंडिंग है, उनको माननी ही पड़ेगी, ये जोड़ा गया था। बट इसमें बदलाव देखने को मिलेगा 44 में संविधान संशोधन जब आएगा। ठीक है, तो अगला हमारा 44 में ही है। इसमें क्या है, 42 में संविधान संशोधन में जो जितनी भी चीजें थी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो हो रहा था उनको मेनली करेक्ट करने का ही काम इसने किया था, क्योंकि इस टाइम पे आपकी इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो चुकी थी। इमरजेंसी हटने के बाद इलेक्शन हुए तो वो हार ही गई थी सॉरी। अगला है राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। क्या किया इसने कि मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य था, लेकिन एक बार क्या है, एक बार पुनर्विचार के लिए ये जो है भेज सकते हैं। इसमें वो चीज है हमारा मेंशन नहीं है, अनिवार्य तो था बट इसमें क्या है आपका पुनर्विचार, दोबारा से एक बार विचार करने के लिए वो भेज सकते हैं। ठीक है, अगली चीज इसमें क्या किया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह आर्म्ड रिवेलियन जो हमारा शब्द था उसको लाया गया। मैंने लास्ट ही लेक्चर पढ़ाया है कि जब इमरजेंसी लगती है तो पहले इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे भी लगती थी, जो देखी थी हमने इंदिरा गांधी के समय में, तो बाद में उसको हटा दिया गया क्योंकि ये डिफाइन नहीं कर सकते क्या है भाई इंटरनल डिस्टरबेंस। आप डिफाइन नहीं कर सकते, जरा से कहीं दंगे हो गए आप उसको बोल दो इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने आ गए उसको बोल दो इंटरनल डिस्टरबेंस है। तो उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी और इसका काफी मिसयूज हो चुका था, लास्ट इमरजेंसी इसी बेसिस पे लग गई थी। तो इसको हटा के बोल दिया कि अगर आर्म्ड रिवेलियन है, सशस्त्र विद्रोह है, तभी हो सकता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 20-21 को आपातकाल में भी सुरक्षित किया गया। एक चीज और कि हमारा जो आपातकाल होगा तब भी हमारा आर्टिकल 20 और 21 का हनन आप नहीं कर सकते, सरकार हमारी हनन नहीं कर सकते, वो आर्टिकल्स आपके बने रहेंगे। ओके, अब आ जाता है 52 में संविधान संशोधन। इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची लागू हुई। इसमें दाने क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया। पहले क्या क्या था, आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट चलता था कि भाई लोगों का मन कर रहा है तो आ गए, ये पार्टी छोड़ दी फिर दूसरे में चले गए, तो इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही थी। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो क्या है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपका कई केस देखने को मिलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चुन के आया है किसी भी पार्टी से तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के बिना चुन के आया है, ठीक है, और वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो इस तरीके, और इसमें कुछ थोड़े से एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज और है, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक पार्टी को छोड़ के जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। इसको क्या मर्जर बोला जाता है। ठीक, महाराष्ट्र के केस में अगर आपको पता हो तो इसको मर्जर बोला जाएगा कि भाई अब तो भाई कोई ना कोई गड़बड़ी चली रही है पार्टी के अंदर, तभी इतने सारे लोग एक साथ से गए हैं, तो इसको नहीं बोला जाएगा। ठीक है, पार्टी को छोड़ के अगर जाते हैं। अगला देखते हैं हम 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या था आपका, ये 89 में जो आपकी वोट करने की जो एज होती है, जो हमारा क्या है वोट करने की एज होती है, पहले कितनी थी 21 साल, अब उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी, 18 वर्ष पहले, यानी कि हर व्यक्ति जो 21 साल का है वो वोट कर सकता था, 21 साल या उससे ज्यादा का, अब घटा के 18 कर दी, और 18 और उससे ज्यादा के व्यक्ति आज वोट करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। इसमें क्या है, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और इसी वक्त क्या था, हमारे दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। विधानसभा और मंत्री परिषद उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली के पास अपना लेजिस्लेचर है, अपनी विधानसभा है। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब आया? ये आपका 1992 में आया। इसमें क्या था? हमारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या? संवैधानिक दर्जा। पार्ट 9 इसमें हमारा जोड़ा जाता है 11वीं अनुसूची में, जिसमें आपके कितने 29 विषय थे। ठीक है, ये हमने देखा था जब आपने पंचायत देखे थे, हमने तभी ये चीज देखी थी, पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर 73rd और 74th। अगला देखो 74th ही है, दोनों एक ही साल में हुए थे। इसमें क्या? म्यूनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान में क्या जोड़ा गया? पार्ट 9A जोड़ा जाता है। और 12वीं अनुसूची में क्या? 18 हमारे विषय देखने को मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 2002 में आपका देखने को मिलता है। इसमें क्या है? आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आपको पता होगा हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, वहीं एक फंडामेंटल ड्यूटी और है कि हर माता पिता का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसको 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को क्या है? बेसिक शिक्षा, मतलब जो शिक्षा है उसको दिलाना चाहिए। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपका 2003 में देखने को मिलता है। इसमें क्या है? मंत्री परिषद का आकार कुल सदस्यों के 15% तक सीमित, 15% तक सीमित, साथ ही दल बदल करने वालों को मंत्री बनने से रोका। इसमें आपको पता हो कि पहले क्या है कि कोई लिमिट नहीं थी कि कितने जो आपका संसद की मेंबरशिप है उसका कितने % लोग जो हैं वो आपके क्या बन सकते हैं? वो आपके मंत्रिमंडल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होंगे। बट ये जब आया था हमारा अमेंडमेंट तो इसने बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सदस्यता के 15% लोग ही मंत्री परिषद में शामिल होंगे, क्योंकि ऐसे देखा जा रहा था कि अननेसेसरीली हमारे मंत्रियों को बनाया जा रहा था कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ, तुम्हें फलाना मंत्रालय दे देंगे, फालतू के पोर्टफोलियोज को क्रिएट किया जा रहा था। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया? सिर्फ 15% लोग ही हमारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला आ जाता है 97th। इसमें क्या है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा, कोऑपरेटिव जो हमारी सोसाइटीज हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक, और ये आर्टिकल 43B और पार्ट 9B जोड़ा जाता है। 101 में संवैधानिक संशोधन 2016 में, जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लागू हुआ था, और साथ ही एकल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था। अब एक ही प्रकार का हमारा क्या होगा? देखने को मिलेगा आपको इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, अगला आ जाता है हमारा 103 संवैधानिक संशोधन। इसमें क्या है? आर्थिक रूप से, यानी कि जो आपके EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनको रिजर्वेशन दिया सरकारी नौकरियों में। कितना? 10%। पहले हमारा EWS के लिए कोई रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता था। उससे पहले कौन सा रिजर्वेशन है? SC ST हो गया, OBC हो गया, इनको रिजर्वेशन था, बट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो 103 संवैधानिक संशोधन आया, उसमें हमने ये प्रोविजन किया। अगला देख लेते हैं 104 2020 में आता है। इसमें एंग्लो इंडियंस आरक्षित सीटें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में समाप्त। आपको पता होगा कि पहले आपका हमारा जो राष्ट्रपति है उनके पास पावर थी कि ये जो है आपकी लोकसभा में 2 लोगों को 2 सीट्स हमारी क्या है? नॉमिनेटेड रहेंगी एंग्लो इंडियंस के लिए। वहीं मैं बात करूं स्टेट का जो आपका विधानसभा है उसमें 1 सीट देखने को मिलती थी, और ये किसके द्वारा की गई थी? ये आपका गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे। तो अब जो है इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक, अब इसको क्या है? हमारा खत्म कर दिया गया है नॉमिनेशन को। अगला देखते हैं 105 2021 में। इसमें क्या है? हमारा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान का अधिकार बहाल, SC/BC। ठीक, तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, किसमें क्या जोड़ा गया, क्या बदलाव लाए गए। इससे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, इन्हीं से बार बार आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाहूँ कि मैं आपको जो आपकी GS GK की किताब है शिवास, उसके लेक्चर्स ही प्रोवाइड करें। जितना भी आपका कॉन्टेंट है किताब से मोस्टली रेफर किया गया है, बाकी थोड़ा बहुत ऐड भी होता है, मैं अपने तरफ से भी बताती हूँ। तो यानी कि किताब तो है ही, उसके अलावा भी एडिशनल आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन करने का वही तरीका। पहले वीडियो को पॉज करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, जितनी भी नॉलेज अभी ली है, पढ़ा है, उसके बेस पे। ऐसे नहीं बस पढ़े हो आराम से, ठीक है, और देख रहे हो कहानी की तरह सुन रहे हो, तो नहीं, थोड़ा सा खुद को भी इंगेज करो, इससे आपकी लर्निंग एनहेंस होगी। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, हम क्वेश्चंस को करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड क्या कौन कौन से आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्देशित करता है। कि आर्टिकल की बात कर रहा है कि किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 68 हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। और हमारे ये भाग किस में आता है, हमारे पार्ट 20 में आपको देखने को मिल जाएगा, भाग 20 के अंदर देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 368। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख है। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा बेटा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे 3 प्रकार से आप संविधान को संशोधन कर सकते हो, जैसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। पहले बताया था मैंने सिंपल मेजॉरिटी के साथ, क्या साधारण बहुमत के साथ, जिसमें आपने देखा था कि 51% मेजॉरिटी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद हमने दूसरा देखा था स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। तीसरा देखा था हमने विशेष बहुमत के साथ साथ हमारा 50% स्टेट्स की भी स्वीकृति चाहिए होती है, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब हम किसी भी साधारण बहुमत के साथ पास करवा रहे थे बिल को चेंज, जिसमें कि आपका कुछ चेंज निहित से संविधान में संशोधन के, उसको हमने आर्टिकल 368 के अंदर कंसीडर ही नहीं किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, जिसमें हमारा कौन सा आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 हो गया, किसी नए राज्य को बनाना, उसके नाम में परिवर्तित करना, बाउंड्रीज को चेंज करना, किसी दूसरे देश के टेरिटरी को अपने में मिलाना, ये सारा आपका संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की डेफिनेशन के अंदर आता ही नहीं है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है सीधा का सीधा 368 के तहत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 ही प्रकार के होते हैं, विशेष बहुमत, विशेष के साथ 50% स्टेट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत मेजॉरिटी के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये संशोधित नहीं किया जा सकता है बोल रहा है। तो पहला पता हो आपको, आर्टिकल 3 के अंदर बिल्कुल संशोधित साधारण बहुमत के साथ ही किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या था, आर्टिकल 3 के अंदर आपको एरिया इंक्रीज करना है, किसी स्टेट का एरिया कम करना है, नाम में परिवर्तन करना है। आर्टिकल 369 के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रदेश में विधान परिषद का गठन करना है, तो ये भी हमारा क्या है, साधारण बहुमत से ही पास कर लिया जाएगा, इसके लिए कुछ अलग से जरूरत नहीं है। आर्टिकल 2 भी हमारा ठीक। आर्टिकल 21, अब 21 को देखते ही आपको याद आना चाहिए कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट तो हमारा वैसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो उसको कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, आर्टिकल 21 को आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनसे क्या क्या हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था। ठीक है, किसको किया गया था, ये बात कर रहा है कि 5वां संविधान संशोधन ला गया था, ये किसको किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 3 के अंदर हमारा क्या, आर्टिकल 3, कुछ नए राज्यों का इसमें गठन देखने को मिलता है। ठीक है, नए राज्यों का गठन देखने को मिलेगा, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये सारे हमारे आर्टिकल 3 के अंदर आ जाते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4A में भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। 4A की बात कर रहा है, 4A, तो 4A आर्टिकल 42 42वें संविधान संशोधन। 4A में क्या है, 4A में हमारे मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या 4A में आपको देखने को मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज। इंदिरा गांधी जी ने बताया कि भाई अधिकार की बात करते हो, खुद अपनी भी ड्यूटीज मान लो कि बीइंग अ नागरिक, देश का नागरिक, सिटीजन होने के नाते आपके क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं देश के लिए, तो वो हमारी समझाई गई हैं किसमें, 42 में आपका लाई गई थी, पहले नहीं था। अब ये काम आप करोगे, ये सवाल आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि ये जो ड्यूटीज हैं ये किस देश से प्रेरित हुई हैं, इसका सोर्स क्या है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कितने नीति निर्देशक तत्वों, एक सेकंड, राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को
1976 के 42 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ओके ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 4। क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 4 नीति निर्देशक तत्वों को और जोड़ा गया था आपके। ठीक है, भारतीय संविधान के 42 में संशोधन में जोड़े गए थे, क्या जोड़े गए थे, तो 42 में संविधान संशोधन में हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1976 1976 में आपका लाया गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ओके, एक्सप्लेनेशन देखो खुद पढ़ लीजिएगा, बाकी जिन बच्चों के पास किताब होगी वो तो किताब से ही पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास किताब नहीं है तो वो ले लो यार, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा, ये सारी चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के 42 में संशोधन 1976 में कहा गया कि भारत एक डैश राष्ट्र है। अब ये बात कर रहा है कि 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे, क्या 3 शब्द जोड़े गए थे, कैपिटलिस्ट नहीं भाई, एलिट नहीं, ओलिगार्की नहीं, सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था हमारा। और बताओ, और दो रिकॉल करो क्या क्या जोड़े गए थे, सोशलिस्टिक जोड़ा गया था, एक और था, बताइए जल्दी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो वही रिपीटेशन है, देख रहे हो आप कितनी बार ये बार बार पूछा जा रहा है। 40 सेकंड 44 ये कुछ वन ऑफ दी हमारे संविधान संशोधन है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें 42वां तो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संविधान संशोधन जोड़ा गया था 42 में, ज्यादा रुकना ही नहीं है हमको इस सवाल पे। ठीक है, और बाकी देख सकते हो 34वें द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची को में विभिन्न राज्यों के 20 से अधिक भूमि साहित्य और भूमि सुधार अधिनियम को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची मैंने बताया था कि इसमें जो भी कानून डल जाएगा वो न्यायिक समीक्षा से परे है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। वहीं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 343 से 343 ओ के अंतर्गत पंचायत को जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, जिसमें है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, भाई कितना पूछा गया है ये सवाल, देख सकते हो आप इसको जो छोड़ के, इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। देखो जो जितनी बार पूछा गया उस टॉपिक को तो रट लो, घोल के पी जाओ। ठीक है, जड़ी बूटी की तरह, बाबा जी की घुट्टी की तरह। ओके, एक सेकेंड, ओके ओके, हाँ ठीक है, हमारा 40 सेकेंड, ये अदर में क्या क्या जोड़ा गया वही समझा रहा है, मैंने कहा ये आंसर है 39वां। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया, तो मैंने बता दिया, बताया था आपको कि हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पे क्या है ये कर दिया फाइनल कि भाई अब खत्म, ये संपत्ति वाले जो विवाद हो रहे हैं इस चक्कर में सब खत्म करते हैं। अब संविधान के संशोधन एक करते हैं जिसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार है ये रहा ही नहीं मौलिक अधिकार, और इसको पूरी तरह से मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। अब क्या है, हम इसको लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। ठीक है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार का मतलब है कि कानून की प्रक्रिया के तहत ही इस अधिकार को छीना जा सकता है। ठीक, ऐसे नहीं। और मौलिक अधिकार तो वो होते हैं जो आपसे स्टेट छीन ही नहीं सकती है, राज्य छीन ही नहीं सकता। राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है, याद करो, बताओ क्या क्या आता है। ठीक, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन, हाँ सॉरी वही है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया, तो जो हमारा 44वां था उसने हटा दिया था। किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन लाया गया, तो ये वर्ष 1978 में लेकर आया गया था। कब, 1978। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। सेम वही, राइट टू प्रॉपर्टी, क्या संपत्ति का अधिकार, देखो कितना बार पूछा गया है ये भी हमारा। तो ये आपके दोनों जो संविधान संशोधन है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया गया, किस अनुसूची में किया गया।
संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो 50वें संविधान संशोधन में आपका आर्टिकल 38 में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या आर्टिकल 33 बाय मिस्टेक 38 निकल गया। इसमें क्या है कि संसद के पास अधिकार है कि जो आपके सशस्त्र सीमा बल हैं, अर्धसैनिक जो हमारे बल हैं, पुलिस बल हैं और खुफिया एजेंसियां, इनके मौलिक अधिकारों को क्या है, उनको रोक लगा दी जा सकती है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब मैंने समझाया था कि अगर इनको सारे मौलिक अधिकार की, बोलने की आज़ादी है, घूमने फिरने की, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हमारी रॉ की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जाके कहीं भी चली जाएंगी। कल को हमारा ऑपरेशन सिंधु जैसे हुआ था, जाके कोई पाकिस्तान में बोल दिया कि भाई मेरा तो मौलिक अधिकार है, कुछ भी बोल सकता हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। अगला देखते हैं 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ये गलत पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73 में बिल्कुल 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पंचायत से लेकर आए थे, करेक्ट है हमारा। अगला है हमारा, इट हैज 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स। इसमें पंचायत के 29 कार्यात्मक विषय हैं और इनका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। अभी देख कर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, दिस एक्ट रिलेटेड टू पार्ट 3। सीरियसली पार्ट 3 में आएगा क्या, ये बताओ। पार्ट 3 में क्या था, याद करना जरा, पार्ट 3 में क्या है हमारा, ये तो नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा, दिस एक्ट ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआईज को इसने क्या है, संवैधानिक दर्जा दे दिया था। ये भी हमारा ठीक है, यानी कि सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है और इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाता है, गलत ही उसने पूछा है। ठीक, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये भाग 9 के अंदर आता है। किसके, भाग 9 के अंदर, ना कि भाग 3 के अंदर। अगला देखते हैं हम, भारत की संसद ने 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है। ठीक है, तो किसके करता है, जो हमारे 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक, अब याद रखना है 6 से 14 वर्षों को किस संविधान संशोधन में आता है, तो याद रखिएगा 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं ना, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को एक ऐसे याद कर लो। ट्रिक हो गई हमारी, ऐसी तो ट्रिक बनती है। ठीक, अगला देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, तो 46वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य है ये आपके 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या आपको पता हो, पहले हमारा क्या था ये कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा दिलानी चाहिए, ये हमारा क्या था, पहले नीति निर्देशक तत्व था, क्या था बताइए। ठीक है, फिर बाद में मतलब वो तो हमारा मौलिक अधिकार बन गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसके बाद क्या है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है किसका, गार्जियंस का, पेरेंट्स का, कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी जो शिक्षा है वो सुनिश्चित करें, मिलनी ही चाहिए, उनको दिलवानी। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका 86। अगला आ जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य तो आपका 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी का गठन कब हुआ था, तो जीएसटी का गठन 101। ठीक, 101 शुभ काम का रुपया, कि भाई जीएसटी ले आओ, 101 रुपया एकदम से ला के रख दो, और क्या है, एक शुभ काम करने जा रहे हैं हम, पैसों से रिलेटेड तो बात ही है ये। ओके, अगला है, 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन खास तौर पर इस आरक्षण को लाया गया, तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, क्या ईडब्ल्यूएस वाला, ये हमारा कब लाया गया, ये आपका 133(1)(3) अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, और ये किसके अंदर आ जाता है, हमारा आर्टिकल 6 के क्लॉज किसके अंदर आएगा, क्लॉज बताओ, क्लॉज 6 के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द वैलिडिटी ऑफ 103 संवैधानिक संशोधन एक्ट, ये मतलब कि जो आपका 103वां संवैधानिक संशोधन लेकर आए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैलिडिटी कितने हद तक सही है नहीं सही है उसके बारे में क्या बोला था। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। बिल्कुल, ये 5 जजेस बेंच हमारी बैठी थी, करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला है संवैधानिक बेंच ने 2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा, मतलब 3 लोगों ने पक्ष में वोट किया कि बरकरार रहना चाहिए, 2 लोगों ने बोला नहीं रहना चाहिए, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार क्या 103वां संवैधानिक संशोधन वैध है, हालांकि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं ये कोई भी मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मूल ढांचा मतलब वही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये तो क्लियर है ना, अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कोई भी आपका कानून उल्लंघन करेगा तो उसको तो खत्म ही कर दिया जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक, तो ये अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को देखते कट करा करो, मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो सही हो। तो हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो जाता है, सी को हटा दिए, आपका सिर्फ क्या है डी करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है, सॉरी इसमें तो आंसर ही हमारा टिक था, इतनी देर से मैंने नजर ही नहीं दिया। ओके कोई नहीं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस, एक सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर इसमें भी टिक है आंसर, चलिए कोई नहीं। अगला है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्ष वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया। तो आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन आया था जहां हमारी इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे प्रधानमंत्री, तो इमरजेंसी लगा दी थी, पता होगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या था कि हमारा जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा, प्रेसिडेंट माननी ही पड़ेगी, ना नहीं कर सकता। फिर 44 में आया जिसमें बोला माननी तो पड़ेगी, बाध्यकारी तो है लेकिन एक बार के लिए पुनर्विचार को वो भेज सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, सो हमारी आज की क्लास में हमने देखा, पहले देखी प्रक्रिया किस तरीके से संवैधानिक संशोधन होते हैं, क्या क्या संविधान में प्रावधान दिए हैं, कितने प्रकार से एक संवैधानिक संशोधन किया जाता है ना। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को देखा हमने, फिर हमने देखा क्वेश्चंस को। तो हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। एंड एज ऑल यू नो कि हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक जो रेफरेंस है वो आपका शिवास की बुक है, एंड मुझे उम्मीद है आप सभी के पास होगी। जिसके पास नहीं है भाई ले लो, 329 रुपये में, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है ना। एंड आई होप कि आप सभी के पास है। तो जिन जिन के पास नहीं है और लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपका होगा कि आप किताब से पढ़ लिया फिर आप लेक्चर देख रहे हो, या पहले लेक्चर देख लिया तो बाद में किताब पढ़ ले रहे हो, मतलब चीज़ें अच्छे से हमारे समझ आ जाती हैं। कई बार हम पढ़ के कुछ और मतलब निकाल रहे होते हैं, एक्चुअल में उस लिखित लाइन का मतलब कुछ और होता है, ये चीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए बोलते हैं कि कोई आपको पढ़ाने वाला चाहिए। वो स्टेज अलग होती है जब आप पढ़ के इतना ज़्यादा समझ चुके होते हो कि खुद से आप समझ पाते हो चीज़ों को, रटने की बात अलग होती है। खैर ठीक, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है AR पब्लिकेशन, इसको ज्वाइन कर ले। जितनी जो भी PDF होती है जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे वो आपको इसी चैनल पे मिल जाती है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लेक्चर पसंद आया है, चीज़ अच्छी लगी है आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया अगर वो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करो, लाइक ही नहीं अपना कमेंट भी ड्रॉप करिए ताकि और मोटिवेशन मिले और बेहतर करने का। क्योंकि अगर कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो 1 वे कम्युनिकेशन चलेगा, और 1 वे फिर उतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी नहीं। तो जितना आप मुझे अपना फीडबैक देंगे उतना ही मैं और आगे बेहतर करने के लिए और भी चीज़ें लेकर आऊँगी आपके लिए। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे क्लास। और लाइक करो लेक्चर को, बाकी शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं। एंड अगर जो लोग पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। सो That was all for today। अगले क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।